Hi guys, what's up? Good morning. So today in this session we're gonna do the amendments for economic loss. That's paper number 6D. I repeat, paper number 6D for May 23 attempt. ज़्यादा कुछ अमेंडमेंट्स है नहीं, थोड़े बहुत क्लैरिफैक्टरी अमेंडमेंट्स है और एक दो जगह पर आंसर्स चेंज हुई है. तो मैं मॉड्यूल से कराता हूँ. जिसके पास मेरी बुक है मेरी बुक खोल लीजिए. आपके पास अगर मॉड्यूल है मॉड्यूल ले लीजिए. आप मुझसे गूगल ड्राइव के थ्रू पढ़ चुके हो, यूट्यूब पे पढ़ चुके हो, आप किसी और टीचर से पढ़े हो, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपका जो भी मटेरियल वहाँ ले लीजिए. मैं आपको एक्जैक्ट थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कहाँ क्या चेंज है. ज़्यादा कोई चेंज नहीं है, आंसर्स में कोई चेंज हुआ नहीं. अच्छा, फेमा में एक एडिशन हुआ. एडिशन आई मीन रिप्लेसमेंट हुई एक आंसर की ओवरसीज इन्वेस्टमेंट की. उसका जो वीडियो है वो अलग से रिकॉर्ड हुआ है, तो वो आपको अलग से आप यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर. ठीक है, तो कीप सब्सक्राइबिंग एंड वॉचिंग एंड लाइक द वीडियो सो दैट मैक्सिमम लोग तक ये वीडियो पहुंचे. ओके, सो पहले मैं आपको बता दूं, स्टार्टिंग में कुछ मेरे पास 31 पेज की शीट है इकोनॉमिक लॉस की. तो पहला पार्ट ये जो कट हो जाएगा पूरा. फिर अब बताता हूँ कॉम्पिटिशन एक्ट में कहाँ पर हुआ है. पावर टू एग्जेम्प्ट एंटरप्राइज फ्रॉम प्रोविजन सेक्शन 5. तो 3, 4, 5 सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन होते हैं. तो जहाँ पर 5 साल था वहाँ पर क्या हो गया, वहाँ पर 10 साल हो गए. जहाँ पर 5 साल था वहाँ पर 10 साल हो गए. तो ये आपको कहाँ मिलेगा. सो अगर आपके पास मॉड्यूल है निकाल लीजिए फटाफट. सो मॉड्यूल में पेज नंबर है 1.40. दिख रहा है आपको. तो कोई नई अमेंडमेंट नहीं, पिछली ही अमेंडमेंट है पूरी जो कैरी फॉरवर्ड हो रही है वापस से. अगर आपके पुरानी बुक के आपने कर रखा होगा सर de minimis exemption is granted from the application section 5 for a period of 10 years from the date of publication of the notification. It's 27 March 2017 itself if the target enterprise has control shares, voting rights, assets being acquired or has either assets of value not more than 350 crores in India, that's minimum 350 crores or turnover of minimum 1000 crores in India. तो कोई नई अमेंडमेंट नहीं, 10 years पुरानी ही वाली बात है, कोई नई अमेंडमेंट नहीं है. ये कोई नई अमेंडमेंट नहीं है. तो कॉम्बिनेशन वाली जो एग्जाम्पशन थी वहाँ पर जो 5 साल दिया था वहाँ पर क्या हो गया, 10 साल हो गया. वहाँ पर 10 साल हो गया. तो कोई नई अमेंडमेंट नहीं है. पीपल हु हैव माई बुक उनको मैं बताया तो हाथ किया. तो प्रोबेबली आपने भी कर ही रखा होगा उसको. तो देखो वहां पर. सो ऑन पेज नंबर इज द 410. वहाँ 5 की जगह पे वहाँ पर उसको 10 कर दीजिए. 10 ईयर्स 5 की जगह पे 10 ईयर्स कर दीजिए. नीचे नीचे आपको मिलेगा यहाँ पर. ठीक है, तो एक ये चेंज है. सेकेंड चेंज सेम वे नोटिफिकेशन 1193 5 ईयर्स की जगह पे क्या हो गया, वो 10 ईयर्स हो गया. 5 ईयर्स की जगह पे क्या हो गया, 10 ईयर्स हो गया. 119 ये दिखा दो, ये कहाँ पर है. तो मॉड्यूल वालों देख लीजिए एक बार. पेज नंबर होगा आपका 1.42. यही है. 5 ईयर्स की जगह पर 10 ईयर्स. यहाँ पर भी 29 जून 17 से वो भी क्या हो गया है, 10 ईयर्स हो गया. सो इसको भी चेंज कर दीजिए. नेक्स्ट पेज पे विच इज पेज नंबर 412 पे आपको दिख रहा होगा. फिर अपने 5 ईयर्स इसको 10 ईयर्स कर दीजिए. तो ये चेंज हुआ है. ठीक है, तो पीपल हु आर स्टडिंग फ्रॉम मॉडल, पीपल आर स्टडिंग फ्रॉम माई बुक, मैं दोनों जगह पे बता रहा हूँ कहाँ क्या चेंज है. देन ओह कॉम्पिटिशन खत्म. 5 साल वाली जो चेंज हुई है 10 साल हो गई है. तो ऐसे छोटी मोटी आते से आंसर में कोई चेंज नहीं हुआ. ये नोटिफिकेशन प्रैक्टिकल लाइफ वालों के लिए, तो ये 10 साल तक ये इनको एग्जाम किया हुआ है. पहले 5 साल तक 10 साल तक एग्जाम किया, क्योंकि 5 साल खत्म हो गए थे ना. 2017 में आया था, 22 में हो गया था, उसको बढ़ा दिया और 5 साल कर दिया. तो 27 तक चलेगा अभी. ठीक है ना. आईबीसी में, सो आईबीसी में कोई मेजर चेंज नहीं है, पहले ही भी था इसलिए. और क्या बोले, इट शैल बी सब्सटीट्यूटेड. तो ये आपको बताता हूँ कहाँ पर है. रेजोल्यूशन प्रोफेशनल में मीटिंग बुला सकता है जब उसको लगेगा. सर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल मीटिंग बुला सकता है
जब उसको कोई रिक्वेस्ट भी करेगा, कितने लोग रिक्वेस्ट करेंगे, शैल बी द मेंबर्स ऑफ कमिटी रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 33% ऑफ द वोटिंग राइट्स, इतने लोग भी रिक्वेस्ट करेंगे तो भी कर सकता है, ठीक है। पहले क्लैरिफिकेशन नहीं था कि मतलब वो खुद से बुला पाएगा कि नहीं बुला पाएगा, तो यहाँ पर क्या क्लैरिफिकेशन है, खुद से भी बुला सकता है। सीओसी के लोगों ने 33% वालों ने रिक्वेस्ट किया, वो भी हो सकता है। सर उसको अगर कुछ प्रपोजल है जो वहाँ पर रखना, उसको लग रहा है कि रखना चाहिए सीओ के सामने, तो भी रख सकता है। या प्रपोजल 33% वालों ने दिया, वो भी रख सकता है। देखो, अरे आरपी मेक अ प्रपोजल रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ कमिटी इफ ही कंसीडर नेसेसरी and shall place a proposal if the same is made by the members of committee representing at least 33% of the voting। तो कितने परसेंट रिक्वेस्ट करेंगे, 33%। तो भी हमारा ये प्रपोजल अगर रख दो, वो रख देगा वहाँ पर। हाँ, फिर उसके साथ वो भी है कि उसको भी लगना चाहिए ना कि रखने के नहीं रखना है। तो पहला पॉइंट क्या बोलता है, आरपी में कन्वेन अ मीटिंग ऑफ कमिटी एज एंड व्हेन कंसीडर नेसेसरी। फिर नंबर 2 क्या बोलता है, इफ यू कंसीडर नेसेसरी, अगर रिक्वेस्ट आती है, कितने लोगों से रिक्वेस्ट है, 33%। तो पहले पॉइंट में खुद के हिसाब से भी रख सकता है। दूसरे पॉइंट में सर रिक्वेस्ट किया और उसको लग रहा है रखना चाहिए, मीटिंग रख लेगा। सब प्रपोजल सीओसी के सामने रख सकता है। एंड कितने लोग रिक्वेस्ट करना चाहिए, 33% रिक्वेस्ट करना चाहिए, हो गया। तो ऐसा जिसमें आंसर्स में कोई चेंज नहीं है। पेज नंबर क्या है, 3.74 ऑफ द मॉड्यूल, 3.74 ऑफ द मॉड्यूल आ जाइए। सो मॉड्यूल के पेज नंबर 3.74 पे यहाँ पर ये दिख रहा है, ये चेंज हुआ है। तो इससे आंसर्स में गाइस कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये सेम है। आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब खाली इसमें और जो एब्सर्डिटी थी प्रोविजन में, वो क्लियर कर दिया है यहाँ पर, ठीक है। तो ये डब्बा चेंज हुआ है। जिनके पास बुक है उनको ही बता देता हूँ कहाँ पर हुआ है, तो दे आर ऑल्सो मोर क्लैरिफाइड। फाइव 80 पेज के अप्रॉक्स आ चाहिए। ये रहा पेज नंबर 582, 582 पे ये वाले बॉक्स में अपडेशन हुई है, क्लैरिफिकेशन हुई है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अब क्या कहता है, आईबीसी में कहाँ चेंज हुआ है। The disciplinary committee shall endeavor to dispose the show cause notice within a period of 35 days from the date of issue of show cause notice, and the following shall be inserted: suspension or cancellation of authorization for assignment of insolvency professional. With 3 में क्या हुआ, the following shall be substituted: the order pass shall be served upon the service in electronic form and shall be published on the website of the board. Provided by the service provider insolvency professional, a copy of the order shall be sent by the insolvency professional agency of which he is a professional member. तो ये कहाँ चेंज हुआ है, 3.189 पर, 3.189। तो इससे तो बिल्कुल भी आंसर फर्क नहीं, क्योंकि इसमें तो क्या है, अपना पूरा चैप्टर खत्म हो चुका, तो उसके बाद ये आता है। डिस्पोजल ऑफ शो कॉज नोटिस, यहां पर in regulation 13 for sub regulation 2 the following shall be substituted. क्या है, the disciplinary committee shall endeavor to show cause notice within a period of 35 days from the issuance of show cause notice. ये लिखा है disciplinary committee shall dispose of show cause within a period of 180 days, इसको कट होके 35 days हो गया, ये 35 days। तो ये वैसे भी पूरा जो आईबीबीआई की जो ताकत होती है ना शो कॉज नोटिस देने की, किसको, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी को या फिर उसके मेंबर को या आईयू को, आईपीए को, आईपी को जो नोटिस देना था उसकी है। तो ये सब तो वैसे भी कंटेंट में होता नहीं कभी भी, ये सब तो खाली वो मतलब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम किया, एकेडमिक हम इसको वैसे कम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक चेंज हुआ, शायद कभी एमसीक्यू में दिख जाए तो 35 डेज यहाँ पर कर दीजिए। पेज नंबर है 3.189। पेज नंबर 700 पे आ जाइए, 700 पर देखो, जो हम लोग रेगुलर पढ़ते हैं उसमें नहीं पढ़ा है, तो इसमें ये चेंज हुआ है। डिसिप्लिनरी कमिटी शैल डिस्पोज ऑफ द शो कॉज नोटिस विद इन अ पीरियड ऑफ 180 डेज दिख रहा है, यहाँ पर ये 35 डेज हो गया।
तो शायद ये कभी एमसीक्यू में लोग, क्योंकि अमेंडमेंट का पार्ट है, शायद बोलो, क्योंकि प्रैक्टिकल आपके मेन अमेंडमेंट पर भरोसा नहीं ना इसे का, ये चीज जो है पेज नंबर 700 पर। तो बाकी जो कंटेंट चेंज हुआ उसमें एज सच कोई आंसर्स में चेंज नहीं हो रहा है। तो उसमें नीचे नीचे क्या हुआ, सस्पेंशन और कैंसलेशन ऐड कर दिया गया है। फिर द ऑर्डर पास शैल बी सर्व्ड अपॉन द सर्विस फॉर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ये ऐड हो गया, तो इससे आंसर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अच्छा, अगर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल है सामने तो कॉपी शैल बी सेंड टू इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसी आल्सो, अगेन इससे भी कोई आंसर चेंज नहीं हो रहा है। फिर द डिसिप्लिनरी कमिटी shall require the service provider to discharge pending obligation continuous function till such time, जो उनको बोल रहे to comply with other directions। तो 3.189 पे एडिशन हुई। मेन जो चेंज हुआ डेज वाला 35 डेज, जो हमारे एग्जाम में हमको फर्क कर सकता है, बाकी कोई चेंज नहीं है। देन नेक्स्ट 3.33 एंड 3.57 ऑफ मॉड्यूल 3.33 देखो, the following regulations shall be inserted, क्या है? The operational creator shall along with the application furnish under section 9 furnish a copy of relevant extracts of form GSTR 1 and GSTR 3B filed under the provision of relevant laws to GST and the copy of e-way bill wherever applicable. The creators of the provisions of this regulation shall not apply to OC who do not require registration to do which are not covered under any law relating to GST. तो अपन जब एप्लीकेशन करते हैं 3.33, तो ये शायद इस पर क्वेश्चन आ सकते हैं। 3.33 पे आइए, तो इस पर क्वेश्चन आ सकता है जब अपन एप्लीकेशन करते हैं सेक्शन 9 वाली, FC OC CD OC वाली। तो अपन जब सारे डॉक्यूमेंट्स देते हैं उसमें अपन बोलते हैं ना कि ये सब सारी चीज़ें ऐड करो, ये करो वो करो। तो उसमें अपन ने क्या बोला, अपने को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ेंगे, राइट। तो जब अपन बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स अटैच करते हैं तो उसमें अपने को ना भैया अपन ने माल बेचा है तो भैया GST भी तो भरा होगा ना उसका, तो GST 1 और 3B की कॉपी आप लगा दीजिए। अब तो एक्स्ट्रा रिकॉर्ड देने के लिए ये एग्जाम में आ गया है, तो ये एग्जाम में आपको पूछ सकता है इंस्टीट्यूट। तो देखो ये कहाँ ऐड हुआ एग्जैक्टली, आफ्टर रेगुलेशन 2A द फॉलोइंग शैल बी इंसर्टेड, नेमली यहाँ से यहाँ। सो 2A वाली जो बात है 3.3 पे आपको दिख रही होगी, ये 2A दिख रहा है, 2A इसके नीचे 2B ऐड कर दिया, पर 2B की जो बात है वो अपने को FC की बात नहीं है, वो OC की बात है। तो अगर मैं आपको प्रिंसिपल रेगुलेशंस में दिखाऊं बेयर एक वाली में, तो देखो यू नो सी 2A रिकॉर्ड ऑफ द एविडेंस ऑफ डिफॉल्ट बाय FC, तो FC के लिए। फिर 2B नीचे ऐड किया गया है रिकॉर्ड और एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन डेट एंड डिफॉल्ट बाय OC, तो वो OC के पार्ट में है। तो आइडियली आपको ये OC के पार्ट में, तो कहीं भी आप इसको लिख सकते हो। तो डॉक्यूमेंट जो अपन अटैच करते होते हैं ना, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच, तो यहाँ पर लिख लीजिए 3.39 के ऊपर, 3.39 के ऊपर लिख लीजिए GSTR 1 एंड GSTR 3B कॉपी इफ एप्लीकेबल, अगर आपको GST लॉ एप्लीकेबल है तो इफ एप्लीकेबल शुड ऑल्सो बी अटैच्ड, शुड ऑल्सो बी अटैच। जो भी डॉक्यूमेंट उसी को देने होते हैं तो उसमें ये इस पे क्वेश्चन आ सकता है, इफ एप्लीकेबल शुड बी अटैच। अगर मेरे को GST लॉ एप्लीकेबल ही नहीं है, मेरे को अगर GST लॉ एप्लीकेबल तो मैं कैसे अटैच करूँ, पर मेरे को अगर GST लॉ एप्लीकेबल तो मेरे को उसकी कॉपी भी अटैच कर देनी चाहिए। देन बुक वालों, डॉक्यूमेंट्स टू बी अटैच में पेज नंबर 547 पर आ जाइए, पेज नंबर 547 कैन उसी ई वाला पॉइंट इसके यहाँ पर अटैच लग लीजिए नीचे नीचे, GSTR 1 एंड GSTR 3B कॉपी इफ एप्लीकेबल शुड बी अटैच्ड।
लिख दिया, कूल। नेक्स्ट, तो आंसर में कोई चेंज या एडिशन हुई है खाली। फिर नीचे क्या बोलता था, FC और दी OC while filing application 7 as an or 9 as a case में shall also furnish the details of PAN and email ID। तो ये पैन और ईमेल आईडी 2C ऐड कर दिया गया है, तो हर एक 2B जहाँ जहाँ अपन ने ऐड किया है 3.33 एंड अपनी बुक में 700 पेज नंबर पे ये लिख दीजिए, पैन एंड ईमेल आईडी शैल आल्सो बी अटैच्ड। पैन एंड ईमेल आईडी शैल आल्सो बी अटैच्ड, लिख दीजिए वहाँ पर। मॉड्यूल में 3.33 जो लोग मॉड्यूल से पढ़ रहे, जो मेरी बुक से पढ़ रहे, पेज नंबर 700 पे ऐड कर दीजिए, पैन एंड ईमेल आईडी शैल आल्सो बी अटैच्ड। Then, the person of the CD is promoter or any the person associated with the management of the CD shall provide the information within such time in such format sought by the IRP or the RP as the case may be। तो ये रेगुलेशन 4 में चेंज हुआ है, एज सच आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, खाली जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अपने को। तो ये रेगुलेशन 4 है। तो इफ आई गो टू माई बेयर रेगुलेशंस, एक्सेस टू बुक्स वाले पॉइंट में ऐड हुआ ये। तो सारी इन्फॉर्मेशन अपन मांग सकते हैं, जब अपन मांगेंगे किससे मांगेंगे अपन, कंपनी के जो डायरेक्टर्स है, कंपनी के जो पर्सन है उसी से मांगेंगे ना। तो कौन मांगेगा, IRP RP। तो देखो वो ऐड कर देगा पॉइंट नंबर 2 पे, द पर्सन ऑफ द CD और इस प्रमोटर द पर्सन एसोसिएटेड विद द मैनेजमेंट ऑफ द CD शैल प्रोवाइड द इन्फॉर्मेशन, ठीक है, विद इन सच टाइम इन सच फॉर्मेट एज मे बी सॉर्ट बाय IRP या फिर RP। तो आंसर्स में कोई चेंज नहीं है इसका। एक्सेस टू बुक्स, थ्री 3.57 ये रहा एक्सेस टू बुक्स। इसमें वो दोनों पॉइंट नीचे ऐड हुए हैं। तो कंपनी के जो भी ऑफिसर्स हैं, IRP उनसे आके बुक्स मांग सकता है, एंड जो ऑफिसर्स आपको मदद करनी पड़ेगी। तो आंसर्स में कोई चेंज नहीं है गाइस। पेज नंबर 3.57 तो एक्सेस टू बुक्स के नीचे ऐड हुआ है। ये पेज नंबर 566 एक्सेस टू बुक्स यहाँ पर ऐड हुए दोनों पॉइंट। जो नेक्स्ट 2 पॉइंट है वो यहाँ ऐड हुए। आंसर्स में कोई चेंज नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्सेस टू बुक्स पेज नंबर इज 566। यू कैन पुट क्रॉस मैपिंग के RTP का अमेंडमेंट शीट का ये देख लीजिए यहाँ पर। आंसर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। देन ठीक है, तो वो ये क्रेडिटर शैल प्रोवाइड टू द IRP और RP एज अ केस में बी द इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्ट ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द CD फ्रॉम द लास्ट वैल्यूएशन रिपोर्ट स्टॉक, वो सब देना पड़ेगा आपको। तो IRP RP को देने का है। तो आंसर्स में कोई चेंज है, तो ये दोनों का मैंने आपको मैपिंग बता दिया कहाँ चेंज हुआ है। देन फिर नेक्स्ट, द डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग शैल बी कंडक्टेड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द IBC इन्वेस्टिगेशन एंड इंस्पेक्शन रेगुलेशन 2017। फालतू से अमेंडमेंट है, प्रैक्टिकल है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इससे। डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग जब भी होगी किसके थ्रू होगी सर, वो इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन रेगुलेशन 2017 के तहत। ठीक है ना, कर लो तुम। आंसर्स में कोई चेंज नहीं है। तो ये वैसे भी पीछे पीछे जो पार्ट है ना, IPA उनकी जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसके लिए। देन नीचे फिर 3.140 इसमें कहाँ हुआ है, इन द सेड नोटिफिकेशन फॉर द क्लास B द फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड। तो क्या होगा, स्टार्टअप अदर देन द पार्टनरशिप फॉर्म एज डिफाइंड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री डेटेड so and so published in Gazette of India dated so and so and has amended from time to page number 3.4140। तो आई थिंक ये वो फास्ट ट्रैक वाले के लिए होगा, स्टार्टअप अदर देन पार्टनरशिप फॉर्म। देखते हैं कहाँ चेंज हुआ इसका। स्टार्टअप अदर देन पार्टनरशिप फॉर्म पहले अपन 23 मई 2017 की नोटिफिकेशन बोल रहे थे, आई थिंक ये कर दी 19 फेब 2019 बोल दिया, पेज नंबर 3.140।
फास्ट ट्रैक। तो ये था ना स्टार्टअप अदर पार्टनरशिप फॉर्म 23 मई 2017 बोलते अपन, अब ये 19 फेब वाली हो जाएगी। 19 फेब ईयर 19 फेब 19 फेब 19 फेब 19 वाली नोटिफिकेशन। तो आप बोलोगे स्टार्टअप एज डिफाइंड अंडर 19 फेब 2019 बस। तो वैसे भी लोग याद नहीं रखते, इसको बोलते स्टार्टअप अंडर पार्टनरशिप फर्म, बढ़िया स्टार्टअप अंडर पार्टनरशिप फर्म एज डिफाइंड एज पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री वाया डेटेड 19 फेब 19। तो ये चेंज हुआ है। सो फास्ट ट्रैक तो बुक में ये ना पेज नंबर इज द 650। A startup or other partnership firm by notification dated so and so, dated is now 19th Feb 19th, पेज नंबर 650। तो ये शायद एग्जाम में आ जाएगा, अगर आपको डेट याद रहती अच्छी बात है। तो नोटिफिकेशन नंबर छोड़ दीजिए, एज डिफाइंड बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, नोटिफिकेशन डेटेड 19 फेब 19 फेब 19। तो ये स्टार्टअप जो वहां डिफाइन किया 19 फेब वाला वो पकड़ने का अपने को। देन फिर वॉलंटरी लिक्विडेशन में क्या बोलता है, द डिक्लेरेशन द सब रेगुलेशन 1A ऑफ 59 शैल प्रोवाइड द कॉर्पोरेट पर्सन मेड प्रोविजन फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ रिकॉर्ड्स आफ्टर इट्स डिसॉल्यूशन। ठीक है, कोई चेंज नहीं है। कंपनी खत्म होने के बाद भी उन्होंने प्रोविजन कर रखा है तो प्रिपेयर द रिकॉर्ड्स टू प्रिजर्व द रिकॉर्ड्स। कोई फर्क नहीं पड़ रहा आंसर में, छोड़ सकते हैं अपन इसको। नीचे in principal regulations regulation 4 where no fee has been fixed, the consultation committee may fix the liquidator in first, may fix the fee of the liquidator in the first meeting, and the word figure letter brackets 1A shall be 1A ऐड किया गया है। पेज नंबर 3.96। देखते हैं आंसर में कुछ चेंज हो रहा है क्या इससे। नहीं, 1 के नीचे 1A काटा हुआ है, कोई चेंज नहीं हो रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा है। 1 में 1A काटा हुआ है, देख लीजिए। Where no fee has been fixed, the consultation committee may fix the liquidator fees in the first meeting। किसी को लिखना है तो लिख सकता है वहां पर। आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, रेगुलेशन वाली बात है जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम किया, हमारे एकेडमिक के लिए कुछ काम का नहीं है, छोड़ सकते हैं इसको अपन। Then in regulation number 34 for cases covered under 35(2), the liquidator shall prepare an asset memorandum in accordance with the regulation within 75 days from the liquidation commencement date। page number 3.100। तो ये फॉर केसेस कवर्ड अंडर सब रेगुलेशन, तो ये ऐड करना है अपने को, शैल बी इंसर्टेड। हाँ, the liquidator shall prepare an asset memorandum in accordance with this regulation within 75 days from the liquidation commencement date, from the liquidation commencement date। यहाँ पर ऐड करना है इसको। यहाँ ऐड कर दीजिए नीचे नीचे। देन बुक में सो पेज नंबर आएगा 609 यहाँ पर ऐड करना है। असेट विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ लिक्विडेशन स्टेट के ऊपर
उसको ऐड करना है, प्लीज क्रॉस मैप कर दीजिए, यहाँ ऐड हुआ है ये, ठीक है। देन नेक्स्ट, now in regulation the following explanation shall be inserted. It is clarified that the meeting may be convened that the self-regulation till the plan is approved or section 31 order for liquidation is passed on the matter which do not affect the resolution plan. Not so important. Answers में कोई change नहीं हो रहा है. Then in regulation 36, for the words within 2 weeks of his appointment not written on 54th day of the insolvency commencement, which is earlier, the words on or before 95th day from the insolvency commencement date shall be substituted. 3.66. You know, page number 3.67. The RP shall submit the information memorandum in electronic form within 95th day of insolvency commencement date. तो ये एग्जाम में शायद को दिख जाए. इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट बुक में पेज नंबर 575 पे, पेज नंबर 575 बुक में इसको कट कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए 95th डे. तो यहाँ लिख दिया आपने 95th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, 95th डे, तो यहाँ ऐड हुआ है, ठीक है. देन बाकी जो ये चीज़ें हैं, इट शैल बी सब्सटीट्यूटेड, ये सब ऐड करना है. जैसे पहला है द इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम शैल हाईलाइट द की, उसी में सब ऐड करना है आपको. फिर पहले वर्ड्स में जो आफ्टर द असेट्स एंड लायबिलिटी से क्या ऐड करना है, इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी. तो शुरू में अगर आप देखेंगे ना, एकदम शुरू में ये रहा असेट्स एंड लायबिलिटीज इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी. तो ये सब छोटी छोटी चीजें ऐड हो, जैसे आंसर्स में कोई चेंज है तो इसी पार्ट में ये चेंज करना है आपको, ठीक है. तो आप अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे. कूल. तो ये पूरा यहाँ पर ऐड करना है. मेन जो चेंज है वो डेट में चेंज हुई है. आरपी को जब वो इन्फॉर्मेशन मेमोरेंडम सबमिट करना है विद इन 95th डे फ्रॉम द इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट, ऑन और बिफोर 95th डे, वो अपने चेंज कर दिया. देन नेक्स्ट जो चेंज है 3.173, आई थिंक मेजर चेंज नहीं होगा इस आंसर, क्योंकि पीछे 100 पेज के बाद तो सारे वो ज्ञान वाले कॉन्सेप्ट्स हैं. नॉट एकेडमिकली इंपॉर्टेंट. फॉर्म वॉर्म में चेंज हुआ है, फॉर्म वॉर्म में चेंज हुआ, नॉट एकेडमिकली इंपॉर्टेंट, छोड़ सकते हैं इसको अपन. फिर
No insolvency professional entity recognized by the board under Regulation 13 shall be eligible to be registered insolvency professional if the entity and or its partners or the directors is not fit and proper. Page 3.173, Regulation 4.4.1. यहाँ पर ऐड करना है इसको, बस यहाँ पर ऐड करना है. ठीक है. नो चेंज इन द आंसर, नो चेंज इन द आंसर. पेज नंबर 3.173. नाउ सो पीछे भी बहुत सारी क्लैरिफैक्टरी अमेंडमेंट्स है ऐसे जिसमें आंसर्स में कोई चेंज नहीं हो रहा है. तो आईबीबीआई में क्या करते रहते हैं लोग, अलग अलग चीज़ें ऐड करते रहते हैं. तो सीओसी शैल कॉन्स्टिट्यूट CIRP function as a stakeholders consultation committee in the first 60 days after adjudication of claim. Within 60 days of initiation of process, the SCC stakeholder consultation committee shall be reconsidered upon admitted claims. The liquidator has been mandated to conduct the meetings of SCC in a structured and bound manner. बताया नहीं अभी तक. The scope of mandatory consultation by liquidator with SCC has been enlarged. Now SCC may even propose the replacement of liquidator. तो ये सब liquidator करवा सकता है. तो नई कमेटी बनेगी कुछ SCC. ये कब होगा, जब वो लिक्विडेशन का पार्ट होगा. सो इसको आप मार्क कर लीजिए. लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स की बात है. लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स तो पेपर नंबर 6D के लिए काम किया. लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स वाली बात कि भैया एक SCC बनेगी. SCC क्या, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी. द COC शैल कॉन्स्टिट्यूट during CRP and shall function as SCC in the first 60 days after adjudication of claim. Within 60 days of initiation of process, the SCC shall be reconsidered. वापस अगर बनाने वापस बना सकते हैं. तो ये लिक्विडेशन के लिए, तो यहाँ पर लिख दीजिए लिक्विडेशन. तो अगर कुछ भी अगर अपने को अगर क्वेश्चन में दिखता है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन कमेटी, तो ये कुछ कहीं रिप्लेसमेंट नहीं है, कहीं एडिशन, ये एक्स्ट्रा ही पार्ट आया है. कब, लिक्विडेशन प्रोसीडिंग्स के लिए. तो SCC की बातें यहाँ लिखी हुई, ध्यान रखिएगा. देन नेक्स्ट, फीस में चेंज आ गया है. फीस बढ़ा दी गई है लोग ने. फॉर द वर्ड्स 10 the word 20 shall be substituted for clause C with the board of fee of rupees 20,000 in case of insolvency professional is an individual और fee of rupees 2 lakhs. तो अगेन प्रैक्टिकल लाइफ की चेंजेस है. अपने को एग्जाम में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इससे. In case the insolvency professional is an insolvency professional entity, every 5 years after the date in which certificate is granted, such fees shall be paid on or before 30th April of the year which it falls due. तो हर 5-5 साल में हमने को पे करने का. तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम किया. अपने एग्जाम में कोई फर्क नहीं पड़ रहा इन चेंजेस से. तो नॉट मेजर चेंज, नॉट मेजर. तो ये सब फीस की बातें हैं इन रेगुलेशन 6. इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स रेगुलेशंस. तो देखो ये, an individual enrolled with insolvency professional agency as a professional member may make an application to the board in form A in the second schedule along with the non-refundable fee of 20,000 rupees to the board. फिर नीचे क्या ऐड हो गया है, an insolvency professional may eligible for registration IPA and the subregulation 2 of regulation 4 may make an application to the board in form so and so along with the non-refundable fee of rupees 2 lakh rupees. तो ये ऐड हो गया. तो इससे मेरे आंसर्स में कोई कॉन्सेप्ट में कोई चेंज ही नहीं हुआ ना. मतलब ये तो फीस की बात है. वो भी क्या, मेरे को अगर IP बनना है, IPA बनना है, तो उसकी फीस है, वो सब चीज़ें, वो सब मेरे को एग्जाम में कहाँ आती है. तो सब जो पीछे पीछे लाइक पेज नंबर मॉडल के 100 के बाद से जो भी कंटेंट है उसमें कुछ ना दिमाग लगाने वाला नहीं, सीधा कॉपी पेस्ट करने हो. तो नो चेंज गाइस, नो चेंज. देन मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में क्या हुआ, ओह IBC खत्म, IBC खत्म. ठीक है, IBC खत्म. नॉट मेजर चेंजेस. जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है प्रैक्टिकल लाइफ के काम की है, आपने को कोई फर्क नहीं पड़ रहा एग्जाम में. ठीक है, जो छोटी मोटी जो चेंजेस है 90-50 वाली जो बात है वो मैंने आपको लिखवा दी है. GST 1 GST 3B वाली जो बात है वो मैंने आपको ऐड करवा दी. जहाँ पर आंसर्स में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट आ गया है. अच्छा, फिर वो 23 मई वाला जो नोटिफिकेशन था वो 19 Feb 2019 वाला नोटिफिकेशन बन गया. वहाँ जो चेंजेस है वो अपन ने कर दिए. ठीक है, मनी लॉन्ड्रिंग में आई थिंक एक ही चेंज है, 2 है. देख रहे थे क्या है.
पावर टू मेक रूल्स रूल 9 शैल नॉट अप्लाई टू पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो ये है पेज 4.25 ऑफ द स्टडी मटेरियल, मनी लॉन्ड्रिंग का 4.25। तो ये क्या चेंज है? Provisions of Subrule 1 of Rule 9 of Formula maintenance record shall not apply to foreign portfolio investor. Subrule 1A of Rule 9. 1A. Here. Rule 9 1A. Identify the clients, वो सब करना था ना। Hereby directs that the provision of Subrule 1A of Rule 9. Here 1A. Every reporting entity shall within 10 days after the commencement of the account based with the client file the electronic copy of client KYC records. अच्छा, कोई फॉरेन पोर्टफोलियो आपके पास इन्वेस्टर है तो उसकी बात जो आप लोग को 10 दिन में जो जनरली आपको सबको इंटीमेट करनी पड़ती है, ठीक है। पर यहाँ पर अगर आपके पास कोई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उसको ये रूल एप्लीकेबल नहीं है, उसको ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। रूल 9 सब रूल 1A नॉट, यहाँ लिख दीजिए नॉट एप्लीकेबल टू, not apply to foreign portfolio investor. Foreign portfolio investor. Model page number है 4.25. Model page number 4.25. Model page number है 4.25. 169 से 269. पेज नंबर है 195, बुक में पेज नंबर 195 यहाँ ऐड कर दीजिए। नॉट अप्लाई टू फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स। shall not apply to foreign portfolio investor, shall not apply to foreign portfolio investor, ठीक है। नेक्स्ट चेंज, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स टू एक्सरसाइज पावर विद रिगार्ड टू स्पेसिफाइड डीलर्स। सो क्या कहते हैं, देखो, द CG hereby अपॉइंट प्रिंसिपल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑडिट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम एज अ डायरेक्टर टू एक्सरसाइज द पावर। तो ऐसा अगेन कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ रहा है इससे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने किसको अपॉइंट किया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑडिट सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्स कस्टम उसको अपॉइंट कर दिया है। तो डील वो था प्रीशियस मेटल के जो इंक्वायरी करेगा, प्रीशियस मेटल सोना चांदी बुलियन गोल्ड सिल्वर था ना, उसके लिए किसको अपॉइंट कर दिया, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑडिट सेंट्रल बोर्ड ऑफ IDT एंड कस्टम उसको अपॉइंट कर दिया। आंसर्स में नो चेंज, कोई बड़ी अमेंडमेंट नहीं है फॉर्मूला में, कोई भी एडिशन नहीं है। कूल। फेमा में भी कोई चेंज नहीं है। फेमा की जो चेंज है पुरानी वाली चेंज है, लाइव प्लस 100 बेसिस पॉइंट, और क्या ऐड किया था, और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट, और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट। अब अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट वाली जो बात है सर वो क्या है, ये पहले की एडिशन से नई चेंज नहीं है ये, ठीक है। तो मॉडल में है पेज 1.58 पे, मॉडल के है पेज 1.58 पे। तो अगर आप एक्सपोर्ट के रूल्स देखेंगे वहाँ पर आपको एडवांस का एक कॉन्सेप्ट दिखेगा। एडवांस में अपना जो कंडीशन नंबर 3 होती है कि भाई आपने को जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करना है वो 100 बेसिस पॉइंट, लाइबर प्लस 100 बेसिस पॉइंट और अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट वो ऐड करना था, ठीक है। तो ये वो वहाँ ऐड हुआ है। ये रहा, the rate of interest if any payable on the advance payment does not exceed the rate of interest of LIBOR plus 100 basis point or any other applicable benchmark rate.
और एनी अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट, तो ये ऐड करना था, और एनी अदर एप्लीकेबल बेंचमार्क रेट, तो ये पहले भी था, मैंने पेपर नंबर 4 का खोल रखा है, आपकी बुक में ऑलरेडी अपडेटेड है चीज़, ठीक है। अब चेंजेस ड्यू टू लाइबर ट्रांजिशन, इससे आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये आप छोड़ सकते हो, आंसर्स में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, छोड़ सकता है बिना इसको ना। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट के जो रूल्स है ये पूरे चेंज हो गए, पूरे चेंज हो गए, तो इसका जो वीडियो है मैं आपको वो अलग से यूट्यूब पे डाल के दूंगा। देखिए इसका अलग से करना, जो पढ़ना है जो नहीं पढ़ना है मैंने बता दिया। अगेन प्रैक्टिकल लाइफ के लिए आधी से ज़्यादा चीज़ होती है, तो बाकी मेन चेंज कुछ भी नहीं है। तो ओवरसीज ओडीआई जिसको बोलते हैं ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के जो रूल्स है वो चेंज हो गया, अभी ये वाले रूल्स आ गए, तो अभी अपने को ये पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए, ठीक है। तो अपने को कॉपी रट्टा तो मानना नहीं, खाली मार्किंग करनी क्या आ सकता है क्या नहीं आ सकता, कॉन्सेप्ट समझना है, तो आपको अलग वीडियो में मिलेगा। सो आई होप आपको गाइस समझ में आएगा कि क्या चेंजेस है। ऐसा कोई मेजर चेंज नहीं हुआ है इकोलॉ में भी, खाली कुछ यहाँ वहाँ रिप्लेसमेंट है, कुछ एडिशन है, कुछ डिलीशन है, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी जो प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम की, जैसे ये वाली जो चीज़ है लाइबर में, ठीक है, वो बिकॉज लाइबर चेंज हो गया तो ईसीबी में क्या ट्रांजेक्शन, वो सब प्रैक्टिकल लाइफ के लिए काम की चीज़ है। आप पढ़ने बैठो के पागल हो जाओगे, अगर बाई चांस कोई लाइबर की बातें आती है ईसीबी को लेके, तो यू स्टेट अवे कॉपी पेस्ट दिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि अपने को तो ओपन बुक है, दिमाग तो लगाना ही नहीं है ना अपने को, तो हो गया। तो जरूर ये अमेंडमेंट शीट जरूर कैरी कीजिएगा। मैंने लास्ट वाले लेक्चर में बोला, जब मैंने ये रिकॉर्ड किया है पीछे वाला पार्ट ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, मैंने बोला कि ये शीट आपको लेके जानी पड़ेगी, क्योंकि इसी में पूरा कंटेंट है, मॉडल में भी नहीं मिलेगा ना मेरी बुक पे मिलेगा आपको। ये अमेंडमेंट शीट जो 31 पेज की शीट आ रखी है, 31 है, हाँ 31 पेज की शीट, ये आपको कैरी करनी पड़ेगी। तो बाई चांस कुछ अगर ओवरसीज इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन था फेमस है, तो आपको यहीं से देखेगा सारा चीज़, खुल है, बस इतना ही पढ़ना था। सो प्रोबेबली मे अप्रैल मिड में या अप्रैल एंड में विल बी गोइंग फॉर लाइव रिविजन ऑफ इकोनॉमिक लॉस के कुछ चैप्टर्स का मैं आपको बता दूंगा, जैसा जो भी होगा। एंड तब तक पढ़ते रहिए, कीप स्माइलिंग, ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, एम फॉर अ रैंक और 70+ which is bye guys, take care, enjoy।